अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब डॉक्टर तिवारी और श्वेता ने ऑफिस की खिड़की के बाहर देखा तो वो दोनों ये देखकर शॉक हो गए कि फर्नेस से सफेद कलर के धुएं का गुब्बार बाहर निकल रहा था। फर्नेस से निकल रहे धुएं की ओर देखकर डॉक्टर तिवारी ने श्वेता से कहा, मैंने कहा था ना ये एक्सपेरिमेंट जरूर फेल हो जाएगा। देखो क्या किया तुम्हारी दीदी ने, सालों से प्रिजर्व की हुई जड़ी बूटियां और 500 साल पुराना वो जेनसेन वेस्ट हो गया। चलो चलकर देखते हैं तुम्हारी दीदी ठीक तो है ना। जैसे ही डॉक्टर तिवारी और श्वेता ने लेबोरेटरी का दरवाजा खोला, उन्हें एक यूनिक महक का एहसास हुआ। अनिका ने फर्नेस का ढक्कन खोल के रखा था। फर्नेस से निकल रहे धुएं की वजह से पूरी लेबोरेटरी में जैसे कोई जादुई खुशबू फैल गई थी। खुशबू के आते ही डॉक्टर तिवारी की 2 दिनों की थकान जैसे एकदम से गायब हो गई। कई सालों पहले डॉक्टर तिवारी ने ऐसे ही खुशबू का एहसास किया था। ये ठीक वही खुशबू थी जो डॉक्टर तिवारी ने डॉक्टर वांगापट्टू के एक्सपेरिमेंट के वक्त महसूस की थी। उन दिनों डॉक्टर तिवारी डॉक्टर वांगापट्टू के नीचे काम करते थे। उन्हें आज भी वो महक ठीक से याद थी। डॉक्टर वांगापट्टू की एंटी डिस्पेंस पिल सचमुच जादुई मानी जाती थी। कहा जाता था कि इसके इन्फेक्ट एलोपैथी के ड्रग्स वाली दवाई से ज्यादा थे, मगर साइड इफेक्ट बिल्कुल जीरो। डॉक्टर तिवारी ये भी जानते थे कि बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर वांगापट्टू ने सिर्फ 10 टेबलेट मैन्युफैक्चर करने में सफलता हासिल की थी। मार्केट में वो 10 टेबलेट बहुत ही ऊंचे दाम पर बिकी थी। इस दवाई से माना जाता था कि दिमाग में रोज के तनाव और स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई हार्मफुल केमिकल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे और इंसान का दिमाग बिल्कुल किसी उड़ते पंछी की तरह फ्रेश और अलर्ट हो जाता था। डॉक्टर तिवारी दौड़कर फर्नेस की ओर जाने लगे। श्वेता अब तक इतना ही जानती थी कि डॉक्टर तिवारी ने कहा था कि अनिका फेल हो चुकी थी। डॉक्टर तिवारी के पीछे चलते हुए श्वेता ने कहा, सर प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, मगर मैं पापा से बात करूंगी। पापा को भी कोई एतराज नहीं होगा। जैसे जैसे डॉक्टर तिवारी फर्नेस की ओर जाने लगे, खुशबू उतनी ही ज्यादा तेज होने लगी थी। इतनी तेज खुशबू तो तब भी नहीं आई थी जब डॉक्टर वांगापट्टू ने ये दवाई बनाई थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका ने डॉक्टर वांगापट्टू का प्रोसेस फॉलो नहीं किया था और अनिका को उनसे भी ज्यादा टेबलेट बनाने में सफलता मिली थी। ग्लास लगाकर डॉक्टर तिवारी ने जब फर्नेस के अंदर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि कम से कम 250 से 300 टेबलेट मैन्युफैक्चर हुई थी। अनिका ने कुछ टेबलेट फैक्चर से निकाली और ध्यान से उन्हें एक टिफिन बॉक्स में रख दिया। टिफिन बॉक्स पर्स में रखते हुए अनिका लेबोरेटरी से बाहर जा रही थी। तब डॉक्टर तिवारी ने अनिका से कहा, ये क्या कर रही हो तुम लड़की? तुम जानते भी हो तुमने किस चीज का आविष्कार किया है? कम से कम किसी अच्छे कंटेनर में उन्हें स्टोर तो करो। मुस्कुराते हुए अनिका ने डॉक्टर तिवारी की ओर देखा और फिर फर्नेस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो बाकी की टेबलेट है वो अब मल्होत्रा फार्मेसी की अनामत है। अब आपको और किशन मामा को तय करना है कि इन टेबलेट का क्या करना है। इस वक्त इन टेबलेट की मार्केट में कीमत क्या होगी ये तो डॉक्टर तिवारी खुद भी नहीं सोच सकते थे। इतना बड़ा आविष्कार करने के बाद भी अनिका बड़े ही क्रेजुअली उन टेबलेट को लेकर लेबोरेटरी से बाहर निकलने लगी। बाहर जाती हुई अनिका को देखकर डॉक्टर तिवारी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मुस्कुराती हुई श्वेता डॉक्टर तिवारी के पास आकर पूछने लगी, सर क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है? डॉक्टर तिवारी ने फर्नेस में पड़ी टेबलेट को देखा और फिर बाहर जाती अनिका को देखकर बोले, तुम्हारी दीदी के कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा ही लग रहा है। वहाँ व्योमा खुद वांगापट्टू के रिसर्च लैब में पहुंची। डॉक्टर वांगापट्टू का रिसर्च लैब अब उनका 65 साल का बेटा चलाता था। डॉक्टर वांगापट्टू शहर की भीड़ भाड़ से दूर हिमालय के किसी आश्रम में रहने चले गए थे। व्योमा ने डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे से कहा, मैंने सुना है डॉक्टर वांगापट्टू ने बरसों पहले एक ऐसी दवाई बनाई थी, एक ऐसी एंटी डिफरेंस पिल बनाई थी जिसको खाने के बाद इंसान के बेजान शरीर और बेजान दिमाग में जान आ जाती थी। डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे को पहले ही उनके असिस्टेंट ने व्योमा का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, इसलिए बड़े ही पोलाइटली उसे जवाब देते हुए कहा,
हाँ बनाई तो थी, लगभग जादुई दवा थी वो, मगर उसका प्रोसेस इतना डिफिकल्ट था कि हम आगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए। उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्च भी बहुत ज्यादा है और पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी की माली हालत ठीक नहीं चल रही। व्योमा ने डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे से पूछा, क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो क्या वो टेबलेट असरदार थी? डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे ने कहा, बिल्कुल असरदार थी। डिप्रेशन और मेंटल थकान को दूर करने के लिए एलोपैथी में हेवी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर पिताजी की आविष्कार की गई दवा का उन एलोपैथिक टेबलेट से 1000 गुना ज्यादा असर होता है। इंसान बिल्कुल फ्रेश फील करने लगता है, बिल्कुल किसी मैनेजर की तरह। और इस टेबलेट की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मेरे पिताजी डॉक्टर वांगापट्टू को खुद ब्रेन स्ट्रोक आया था 2 साल पहले। एक आखिरी बची हुई टेबलेट मैंने उन्हें खिलाई थी और आज देखिए ब्रेन स्ट्रोक के कोई भी सिस्टम नजर नहीं आ रहे। ये बात सुनते ही व्योमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। व्योमा अच्छी तरह जानती थी कि अनिका अपने मामा के साथ मिलकर बहुत जल्द अपने अमृत टेबलेट लॉन्च करने वाली थी। व्योमा ने हर चीज का रिसर्च कर लिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अमृत टेबलेट मार्केट में लॉन्च होने से पहले अमृत टेबलेट के सैंपल देकर अनिका दादी माँ को इम्प्रेस करेगी। अपनी पर्स से चेकबुक निकालते हुए व्योमा चेकबुक में कुछ लिखने लगी। फिर व्योमा ने डेस्क पर चेक रखकर कहा, ये लो 1 करोड़ एडवांस, आप उस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाइए। डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे का नाम कृष्णन था। 1 करोड़ का चेक अपने सामने देख के डॉक्टर कृष्णन की आंखें बड़ी हो गई। डॉक्टर कृष्णन गुलेरिया परिवार और करण गुलेरिया के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने व्योमा से कहा, देखिए व्योमा जी, मैं जानता हूँ कि आपके डैड की तबीयत बहुत खराब है, मगर बात यह है कि उस जमाने में पिताजी ने जो दवाई बनाई थी वो सारी बिक चुकी है। उसके बाद पिताजी ने लाख कोशिश की, मगर वो ये टेबलेट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, कंपनी में फंड की कमी की वजह से। इससे पहले कि डॉक्टर कृष्णन अपनी बात पूरी करते, व्योमा ने उनसे कहा, 2 करोड़, चलिए मैं टेबलेट की कीमत बढ़ा देती हूँ। डॉक्टर कृष्णन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जानते थे कि इस वक्त उनकी कंपनी को फंड्स की बहुत जरूरत थी, मगर प्रॉब्लम तो ये था कि सचमुच उनके पास वो टेबलेट अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर वांगापट्टू ने बरसों पहले 10 टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की थी और वो सारी की सारी यूज हो चुकी थी। डॉक्टर कृष्णन समझ नहीं पा रहे थे कि वो व्योमा को किस तरह से समझाए। डॉक्टर कृष्णन को खामोश खड़ा देखकर व्योमा ने अपनी बीड की कीमत और बढ़ा दी और कहा, 3 करोड़, मैं आपको इस एक टेबलेट की बदले 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। और आपसे एक और बात कह दूं, मेरे पापा अभी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर की देखरेख के अंदर। उनकी हालत अब पहले से काफी बेहतर है। ये टेबलेट मैं उनके लिए नहीं मांग रही हूँ, बस मैंने रिसर्च किया था तो काफी तारीफ सुनी थी मैंने इस टेबलेट के बारे में, तो बस मैं इस टेबलेट को अपने पास रखना चाहती हूँ। कहिए 3 करोड़ मंजूर है आपको? ये बात सुनने के बाद डॉक्टर कृष्णन के हाथ कांपने लगे थे। डॉक्टर कृष्णन ने अपने जेब से फोन निकालकर अपने पिताजी को हिमाचल के किसी आश्रम में रहते थे उन्हें फोन लगा दिया। जब डॉक्टर वांगापट्टू ने फोन उठाया तो डॉक्टर कृष्णन ने उनसे पूछा, पिताजी क्या हम आपकी उस एंटी डिप्रेस पिल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर डॉक्टर वांगापट्टू, जो पहले से बड़े ही शॉर्ट टेम्पर में गुस्सा आ गया और अपने बेटे पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ हो गए हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी मुश्किल है। मेरे शरीर में जब ताकत हुआ करती थी तब मैंने जी जान लगाकर कोशिश की थी, मगर मैं इस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाया था। तुम जानते हो इस बात को, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 90 साल की उम्र हो गई है मेरी, किस तरह से इतना मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग में हैंडल कर पाऊंगा? डॉक्टर कृष्णन ने उन्हें समझाते हुए कहा, पिताजी जरा समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी के पास अभी फंड नहीं है और एक क्लाइंट ने अभी अभी उस टेबलेट की डिमांड रखी है और उसके बदले वो बहुत बड़ी रकम भी एडवांस देने के लिए तैयार है। डॉक्टर वांगापट्टू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तब वो क्या ही बात थी,
तुमने खुद भी तो कोशिश की थी मगर नाकामी ही हाथ लगी थी तुम्हारे भी। डॉक्टर कृष्णन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। 3 करोड़ रुपए का सवाल है। हमारी डूबी हुई कंपनी फिर से चलने लगेगी। पिताजी, अपनी डूबी हुई कंपनी के बारे में मेरे लिए आपको इतना करना होगा। कोशिश तो करके देखिए। डॉक्टर वांगापट्टू हमेशा ही अपने उसूलों और आदर्शों पर चलने वाले इंसान थे और उनसे इस बिहेवियर की वजह से उनके बेटे ने भी बहुत सफर किया था। ये बात डॉक्टर वांगापट्टू भी जानते थे। डॉक्टर वांगापट्टू ने अपनी गहरी धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मैं आज तक तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मगर मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही कि मैं उस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊँ। हाँ, मगर मेरी एक बहुत ही ऑनर स्टूडेंट थी जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। डॉक्टर वांगापट्टू की ये बात सुनते ही डॉक्टर कृष्णन की आंखें चमकने लगी। फोन काट डिस्कनेक्ट करते ही डॉक्टर वांगापट्टू ने डॉक्टर कृष्णन को एक मैसेज किया। डॉक्टर कृष्णन ने अपने ठीक सामने खड़े व्योमा को देखकर कहा, आप बस थोड़ी देर रुको, शायद एक उम्मीद है। व्योमा की उम्र बस 21 साल की थी, मगर वो पैसे की ताकत अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि 3 करोड़ रकम सुनकर डॉक्टर कृष्णन उस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। डॉक्टर वांगापट्टू ने के भेजे नंबर पर डॉक्टर कृष्णन ने फोन लगाया। जैसे ही किसी ने सामने से फोन उठाया, डॉक्टर कृष्णन ने कहा, हेलो, मैं डॉक्टर कृष्णन बोल रहा हूँ, डॉक्टर वांगापट्टू का बेटा। मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर वांगापट्टू की वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। डॉक्टर वांगापट्टू का नाम सुनते ही डॉक्टर अनिका ने डॉक्टर कृष्णन से कहा, जी डॉक्टर, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? डॉक्टर वांगापट्टू की तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर कृष्णन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, पिताजी की तबीयत एकदम ठीक है। दरअसल बात यह है कि पिताजी ने सालों पहले एक एंटी डिप्रेसिव पिल्स बनाई थी और पिताजी का कहना है कि अब अगर इस दुनिया में वो टेबलेट कोई बना सकता है तो वो आप है। पिताजी के मुंह से हमेशा ही आपकी बहुत तारीफ सुनी है, मगर अफसोस हम कभी फेस टू फेस मिल नहीं पाए हैं। अगर आप वो टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। दरअसल बात यह है कि लेबोरेटरी बहुत बुरे हालत से गुजर रही है और मेरे पास एक प्लान है जो टेबलेट खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम देने वाले हैं। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने पूछा, क्या डॉक्टर वांगापट्टू जानते हैं ये सारी बातें? डॉक्टर कृष्णन ने अनिका से कहा, उन्होंने आपका नंबर मुझे शेयर किया है। अनिका ने कहा, ठीक है, मगर क्या आप जानते हैं इस टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 500 साल पुरानी जेनसेंस और बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डॉक्टर कृष्णन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, दरअसल हमारे पास सारा रॉ मटेरियल्स पड़ा है। ये बात है कि हमने पहले भी ये टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की थी, मगर हम नाकाम रहे थे। अब क्लाइंट सामने से चलकर आया है और 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, जिनमें से मैं 1.5 करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने डॉक्टर कृष्णन की बात करते हुए कहा, नहीं नहीं, वो पैसा आप अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे बस वो 500 साल पुरानी जेनसन का एक टुकड़ा दीजिए। दरअसल मैंने अभी अभी इन टेबलेट को मैन्युफैक्चरिंग किया है। मेरे पास कुछ टेबलेट है, उनमें से एक टेबलेट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अनिका की यह बात सुनते ही डॉक्टर कृष्णन ने फोन को रिसीवर पर हाथ रखकर दबी हुई आवाज में सामने खड़े व्योमा से कहा, आप सचमुच बड़ी लकी है। वह टेबलेट बनकर तैयार है, आपको आज ही टेबलेट मिल जाएगी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कृष्णन से कहा, और एक बात, जिस लेबोरेटरी में मैंने ये टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की थी, उनकी 500 साल पुरानी जेनसिंग मैंने इस्तेमाल कर ली थी। अब अभी वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। डॉक्टर कृष्णन ने खुश होते हुए कहा, एक नहीं, मैं आपको 2 जेनसिंग के टुकड़े देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक टेबलेट चाहिए। अनिका ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस भिजवा दीजिए, मैं किसी को कहकर आपको डिलीवर करवा दूंगी। डॉक्टर कृष्णन के फोन रखने के बाद अनिका ने श्वेता को डॉक्टर कृष्णन का भेजा हुआ लोकेशन बता दिया और उससे कहा, एक एड्रेस पर एक टेबलेट भिजवा देना और इसके बदले में हमें 500 साल पुरानी जेनसिंग के 2 टुकड़े
मिलने वाले हैं, उन्हें कलेक्ट करवा लेना। उम्मीद करती हूँ जंग सिंह मिलने के बाद डॉक्टर तिवारी मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होंगे। जब स्पीकर फोन पर डॉक्टर तिवारी ने अनिका की ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दोपहर तक व्योमा डॉक्टर कृष्णन के पास से टेबलेट लेकर वापस अपने घर गुलेरिया हाउस आ गई। गुलेरिया खानदान के रिवाज के मुताबिक हर 15 दिन में एक बार पूरी गुलेरिया फैमिली एक साथ बैठकर डिनर करती थी। व्योमा भी पूरी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। आकाश अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रहा था। पूरे टेबल पर इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल फूड की वैरायटी सजाई गई थी, मगर यश टेबल पर अपने दोनों पाँव पटकते हुए चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था। यश के पापा और आकाश के बड़े भाई सिद्धार्थ गुलेरिया ने उसे डांट लगाई। वहां बैठे कुछ रिश्तेदार यश को डांट लगा रहे थे तो कुछ समझा रहे थे। तभी एक कोइंस ने आकाश से कहा कि पिंकी बहुत कमजोर लग रही है, बहुत दुबली पतली लग रही है, उसे ज्यादा खाना चाहिए। नन्ही सी पिंकी ने ये सुनते ही अपनी नजरें झुका ली और प्लेट में लगे खाने में एक ही जगह 2 निवाले लेकर चबाने लगी। इस बीच आकाश ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, ये अचानक रोहित की दादी माँ को क्या सूझी कि दावत रखी है मारवा हाउस में? आकाश ने हैरान होते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्या ये बात तो मुझे पता नहीं। सिद्धार्थ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ ऑफिस में इनविटेशन आया था, मुझे लगता है हम सबको जाना चाहिए। व्योमा, क्या तुमने दादी माँ के लिए कोई गिफ्ट प्लान की है? मुस्कुराते हुए नजरें झुकाई व्योमा ने कहा, हाँ मैंने प्लान कर ली है। हंसते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये पार्टी सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि व्योमा और रोहित एक दूसरे को मिल सके, ज्यादा जान पहचान हो और बात आगे बढ़ सके। अरे भाई, इन दोनों के रिश्ते की प्लानिंग दोनों खानदानों ने कई साल पहले ही रखी थी। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर व्योमा का चेहरा लाल हो गया। व्योमा ने कहा, सिद्धार्थ भैया, ये आप क्या कह रहे हैं सबके सामने? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे उसमें सम्माने की क्या बात है। 2 बराबरी के खानदान के बीच अगर रिश्ता होगा तो सबके लिए अच्छा ही होगा। एक तरफ होगा मारवा खानदान का हैंडसम और डैशिंग रोहित मारवा और दूसरी तरफ होंगे हमारे यंग एंड डायनेमिक व्योमा, गुलेरिया खानदान की बेटी। टेबल पे बैठे सब लोग ये बात सुनकर खुश नजर आ रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई तो क्या हुआ अगर करण चाचा ने व्योमा को गोद लिया है? आखिर वो बचपन से हमारे ही साथ रही है, हमारे ही साथ पली बड़ी है। भले ही गुलेरिया परिवार का खून नहीं पर परवरिश तो हमारी है। सिद्धार्थ गुलेरिया की बातों सुनकर व्योमा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पुराने जख्म खुरेद कर उस पर नमक डालने का काम कर रहा हो। ऐसे मौके पर सिद्धार्थ को ये बात कहने की क्या जरूरत थी, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। व्योमा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, मगर किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सिद्धार्थ की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ गुलेरिया ने खाना खाते हुए व्योमा से पूछा, अरे भाई गिफ्ट क्या ली है, वो तो हमें बताओ। अपने बाउल से सूप पी रही व्योमा ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उनके लिए दिमाग को शांत करने वाली एक बहुत ही यूनिक टेबलेट मंगवाई है। व्योमा की ये बात सुनकर टेबल पर सभी बैठे लोग हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो किसी एंटी डिप्रेसिव का काम है। ऐसी तो हजारों टेबलेट्स मिलते हैं बाजार में। ऐसी गिफ्ट देगी तो हमारे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। इनफैक्ट रोहित की दादी माँ को लग सकता है कि हम उनका मजाक उड़ाने की उन्हें ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं। सूप का बाउल आगे करते हुए व्योमा ने कहा, नहीं भैया, ये कोई ऐसी वैसी टेबलेट नहीं है। ये एक ऐसी दवाई है जिससे किसी जंगली चिट्टे को भी काबू में किया जा सकता है। इसके एक गोले के इस्तेमाल से किसी उम्रराज का दिमाग भी किसी छोटे बच्चे के दिमाग जैसे स्ट्राइव सिग्नल पर काम करने लगता है। ब्रेन स्ट्रोक से हुई डैमेज को भी इस एक टेबलेट से दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई ड्रग्स नहीं है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये पूरी तरह से आयुर्वेद है। ये वही टेबलेट्स है जिनसे कई सालों में पहले डॉक्टर वांगापटू ने इन्वेंट किया था।
ये बात सुनते ही सिद्धार्थ गुलेरिया ने ताली बजाते हुए कहा, ओ ये वो टेबलेट है। अरे बहुत चर्चे सुने थे मैंने इस टेबलेट के बारे में। तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये हुई ना गुलेरिया खानदान वाली बात। अगर ये टेबलेट का इस्तेमाल करेगी वो बुढ़िया तो उसकी उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। अरे मारवा खानदान के साथ साथ रोहित मारवा तो तुम पर फिदा ही हो जाएगा। मान गई तुम्हारी चोच को। आखिर करण चाचा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उनके गुण तो तुम में आने ही थे। सबसे अलग, सबसे जुदा। भाई इस बार तो रोहित पक्का इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे। क्यों आकाश, क्या कहते हो तुम? आकाश ने सिद्धार्थ की ओर देखा और फिर बिना रिएक्ट किए खाना खाने लगा। व्योमा ने आकाश से पूछा, क्यों आकाश, तुम्हें मेरी पसंद की हुई गिफ्ट अच्छी नहीं लगी? जवाब में आकाश ने कहा, दरअसल बात यह है कि रोहित की एक गर्लफ्रेंड है। आकाश की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बात हुई? रोहित ऐसे कैसे कर सकता है? बरसों पहले दोनों खानदान में समझौता हुआ था कि दोनों खानदान के बीच रिश्ता बनाने के लिए हम मारवा खानदान के बेटे की शादी गुलेरिया खानदान की बेटी के साथ करवाएंगे। रोहित ऐसे समझौते को कैसे तोड़ सकता है? अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए आकाश ने कहा, समझौता नहीं टूटेगा। आकाश की बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। एक तरफ वो ये कह रहा था कि वो रोहित मारवा की एक गर्लफ्रेंड है और दूसरी तरफ ये कह रहा था कि मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान के बीच समझौता नहीं टूटेगा। सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपना निवाला मुंह में रखने से पहले ही रोक लिया और आकाश से पूछा, ये तुम क्या कहना चाहते हो? आकाश ने अपनी बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, वो रोहित ने अपना मन बदल लिया होगा शायद। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे ये क्या बात हुई कि मन बदल लिए? मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के बीच पहले ही समझौता हो चुका था कि बड़े होने के बाद रोहित मारवा की शादी गुलेरिया परिवार की बेटी से की जाएगी। अब इतने सालों के बाद व्योमा को इंतजार करवा कर रोहित अपने परिवार की बात से मुकर कैसे सकता है? क्या उसे गुलेरिया खानदान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो गुलेरिया खानदान को एरा गैरा खानदान समझता है? आकाश गुलेरिया ने अपनी नजरें ऊपर करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, मगर बिना कुछ कहे चुपचाप अपना खाना खाने लगा। तभी धीमी सी आवाज में व्योमा ने सिद्धार्थ से कहा, भैया अभी इन सब बातों को छोड़ दीजिए, अभी सबको खाना खाने दीजिए। डिनर खत्म करते ही सब अपने अपने रूम में जाने लगे। व्योमा जैसे ही अपने कमरे की तरफ ऊपर जाने लगी, आकाश ने उसे पूछा, व्योमा क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? व्योमा ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली कहा, जी कहो आकाश, क्या कहना चाहते हो तुम? आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी बात शुरू करे। आकाश ने कहा, देखो व्योमा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, कुछ साल पहले ही मुझसे रोहित ने कह दिया था कि वो ये रिश्ता नहीं कर सकता, चाहे दोनों खानदान के बीच समझौता हुआ था। उसने तुमसे शादी करने से पहले ही मना कर दिया था, मगर उस वक्त तुमने कहा था कि जब तक रोहित की जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आती तब तक तुम उसका इंतजार करना चाहती हो। मैंने तुम्हारे फैसले का रिस्पेक्ट किया और फैमिली में किसी से ये बात नहीं की कि रोहित ये रिश्ता नहीं करना चाहता था, मगर अब रोहित की जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। अब तुम क्या कहना चाहती हो? रोहित मारवा ने कुछ साल पहले ही आकाश को प्राइवेटली बुलाकर कह दिया था कि वो व्योमा से शादी नहीं करना चाहता। तब व्योमा ने कहा था कि वो रोहित का इंतजार करना चाहती है। तब आकाश को लगा कि आज नहीं तो कल शायद रोहित व्योमा को पसंद करने लगे। आकाश ने बचपन से व्योमा की हर जिद पूरी की थी, उसकी हर डिमांड को पूरा किया था, मगर आज उसके हालात कुछ और थे। व्योमा ने नजरें झुकाए हुए कहा, जो तुम कहोगे वही करूंगी मैं। व्योमा अच्छी तरह जानती थी कि उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आकाश जरूर कोई न कोई तरकीब निकालेगा जिससे रोहित और अनिका अलग हो जाए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने व्योमा की हर जिद पूरी की थी। इस बार भी व्योमा कॉन्फिडेंट थी कि आकाश जरूर अपनी बहन की खुशियों के लिए कोई न कोई तरकीब निकालकर अनिका को रोहित से दूर कर देगा। मगर आकाश ने व्योमा से नजर चुरा कर कहा, मेरे ख्याल से अब तुम रोहित को भूल जाओ, तुम्हें अब किसी और लड़के को पसंद करने का मन बना लेना चाहिए। व्योमा ने नजरें उठाकर आकाश की ओर देखा। व्योमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। व्योमा के शरीर में खून जरूर उबल रहा था,
मगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। व्योमा ने फिर से अपनी गर्दन झुकाकर आकाश से कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। ये कहते हुए व्योमा अपने कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाते ही व्योमा के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। व्योमा चाहती थी कि रोहित के पाने के लिए आकाश उसकी मदद करे, पर आकाश ने इसी तरह की बात कहकर ये साफ कह दिया था कि आकाश उसकी कोई मदद करना नहीं चाहता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसकी सगी बहन नहीं थी। व्योमा अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी। उसने अपने कमरे के अंदर की चीजों को यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर दिया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। व्योमा ने तेजी से अपना हुलिया ठीक किया और तेजी से सारी बिखरी हुई चीजों को सेटलमेंट कर दिया। व्योमा ने जब दरवाजा खोला तो सामने सिद्धार्थ गुलेरिया खड़ा था। सिद्धार्थ ने व्योमा से कहा, क्या आकाश ने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी कोई मदद करेगा? सिद्धार्थ की बात सुनकर व्योमा ने अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो, हम रोहित मारवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो शहर का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, मगर हम उस लड़के को तो रास्ते से हटा सकते हैं ना। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर व्योमा फिर से अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की ओर देखने लगी। व्योमा ने सिद्धार्थ से कहा, भैया आप रहने दीजिए, अब इस बात को आकाश के ऊपर छोड़ते हैं। वो जो तय करेगा मुझे मंजूर होगा। वैसे भी बिजनेस हेड होने के नाते परिवार के सारे डिसीजंस आकाश ही लेता है। व्योमा की बात काटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं खामोश चुपचाप खड़ा ये सब नहीं देख सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा होगा। गुलेरिया परिवार का तमाशा बनाने वाली उस लड़की का मैं जो तमाशा बनाता हूँ, तुम देखना। तब बिल्कुल फिक्र ना करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर व्योमा इमोशनल हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को देखते हुए व्योमा ने धीमी आवाज में सिद्धार्थ से कहा, भैया आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। इससे पहले कि व्योमा कुछ और बात करती, व्योमा की बात काटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं, पर तुम हमारी बहन हो। अरे गुलेरिया परिवार की एकलौती बेटी हो तुम। गुलेरिया परिवार की एकलौती बेटी के साथ कोई ऐसे बिहेव करेगा तो वो गुलेरिया परिवार की इंसल्ट होगी, और गुलेरिया परिवार की इंसल्ट होते मैं कभी नहीं देख सकता। ये कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही सिद्धार्थ की पत्नी यानी यश की मम्मी ने सिद्धार्थ से पूछा, व्योमा ठीक तो है ना? क्या बात की तुमने उनसे? जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, जब मैं गया तब उसकी आंखें लाल थी। अरे भाई, ऐसी बातों का जवान लड़की के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और अगर मेरी बहन का दिल दुखा है तो रोहित को भी चैन की सांस मैं नहीं लेने दूंगा।